जहां बनते हैं देश के गौरव। इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें। जय हिंद बच्चों एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत एवं वेलकम है बच्चों। आज हम लोग ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, इंसुलेशन के बारे में। इंसुलेशन बेसिकली एटमॉस्फेयर का टॉपिक है और इंसुलेशन के अंतर्गत हम लोग ये समझते हैं कि रिलेशन बिटवीन सन एंड अर्थ, सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश होता है, उसका प्रकाश जब अर्थ का सरफेस उसको रिसीव करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसी के बारे में आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं। सबसे पहले टॉपिक का नाम है इंसुलेशन। टॉपिक का क्या नाम है? इंसुलेशन। बच्चों इंसुलेशन, ठीक है। तो इंसुलेशन में अगर आप आएंगे इंसुलेशन के बारे में, तो इंसुलेशन को बोला जाता है सूर्यातप। सूर्यातप के नाम से जानते हैं, या वह सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पे आता है, वह सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पे आता है। या इंसुलेशन का मतलब होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ। रेडिएशन ऑन द अर्थ, अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस इज कॉल्ड, अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसुलेशन। ठीक है, तो सूर्य का वह प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पर आता है, किस पे आता है? पृथ्वी की सतह पे पड़ता है, या इनकमिंग सोलर रेडिएशन ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड इंसुलेशन। ठीक है, इंसुलेशन। और आपको पता है कि जब ये इंसुलेशन अर्थ के सरफेस पे आता है, पृथ्वी की सतह पे आता है, तो इसी से ही जो है अर्थ का सरफेस जो है हीट होता है या गर्म होता है, या तापमान बढ़ता है, टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं इंसुलेशन के बारे में हम लोग। तो इंसुलेशन में हमने बताया आपको पहला पॉइंट, द सोलर रेडिएशन, the solar radiation coming on the earth surface is called insolation। पृथ्वी की सतह पर आने वाली सौर विकिरण को सूर्यातप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोलर रेडिएशन रीचेज द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव्स। ये जो सोलर रेडिएशन पृथ्वी की सतह पर होता है, या सूर्य का प्रकाश जो पृथ्वी की सतह पे आता है, वह किस रूप में रीच होता है? शॉर्ट वेव्स के रूप में। किसके रूप में? शॉर्ट वेव के रूप में, लघु तरंगों या लघु तरंग विकिरण के रूप में। जैसे मान लेते हैं ये सन है, सन, और ये जो है अर्थ है। क्या है आपका? ये अर्थ है, पृथ्वी, सन और अर्थ। अब सनराइज हुआ, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पे आना क्या हुआ? शुरू हुआ। सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी की सतह पर क्या हो रहा है? आ रहा है। और ये जो सन रे अर्थ के सरफेस पे रिसीव हो रही हैं, दैट इज इंसुलेशन। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? इंसुलेशन। इसी को ही बच्चों हम लोग इंसुलेशन के नाम से जानते हैं, सूर्यातप के नाम से जानते हैं, दैट इज इंसुलेशन। और यही जो सन रे अर्थ के सरफेस पे रिसीव हो रहा है, इसी इंसुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेव रेडिएशन। शॉर्ट वेव रेडिएशन या लघु तरंग विकिरण। क्या बोलते हैं इसको? लघु तरंग विकिरण बोलते हैं, लघु तरंग विकिरण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने दो पॉइंट सीखा। पहला ये कि इंसुलेशन क्या होता है। इंसुलेशन जो है, जो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पे पड़ता है, दैट इज इंसुलेशन। और दूसरा जो इंसुलेशन होता है, उसी को हम लोग शॉर्ट वेव्स रेडिएशन के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज शॉर्ट वेव रेडिएशन।
तो शॉर्ट वेव रेडिएशन या इंसुलेशन दोनों सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द अर्थ सरफेस रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन एट द रेट ऑफ 2 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। 2 कैलोरीज पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर मिनट। अब देखिए, ये जो सोलर रेडिएशन है या इंसुलेशन या सोलर रेडिएशन पृथ्वी का सतह, अर्थ सरफेस, जो पृथ्वी की सतह पर या अर्थ सरफेस पर जो इंसुलेशन रिसीव होता है, क्या होता है, रिसीव होता है, इंसुलेशन रिसीव होता है, वह रिसीविंग का जो रेट है, दर है, रेट क्या है, तो रेट है 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। एक मिनट में 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया में 2 कैलोरी जो इंसुलेशन है वो रिसीव होता है। क्या होता है, रिसीव होता है। तो ये रिसीविंग का जो रेट है पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में पर मिनट में, ठीक है, 2 कैलोरीज एनर्जी। एंड देन 51% ऑफ सोलर रेडिएशन एनर्जी रीचेज द अर्थ सरफेस। तो अगर आपसे कहा जाए कि ये 51% किस केस में लिख रहा है, अगर जो सन रे अर्थ के सरफेस पे आ रहा है वो अपने आप में 100% है, 100 यूनिट या 100%, उस 100 यूनिट में 51% ही जो है अर्थ के सरफेस पे रिसीव होता है। बाकी 49% जो है वह जो है क्या कर दिया जाता है, उसको जो है एटमॉस्फेयर के द्वारा, या उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि उसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में उसको रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है स्पेस में। तो इस प्रकार जो रिसीव होता है, कितना परसेंट रेडिएशन रिसीव होता है सोलर रेडिएशन या इंसुलेशन, तो 51%। ठीक है, चलिए एक पॉइंट यहीं पे और हम लोग देखते हैं। हमने बताया कि सूरज से निकलने वाली जो सन रे है, वो सन रे जब अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है तो दैट इज इंसुलेशन या शॉर्ट वेव रेडिएशन। और इस अर्थ के सराउंडिंग में जो है, इसी को हम लोग एटमॉस्फेयर बोलते हैं, वायुमंडल। सन रे के समय शॉर्ट वेव, सनराइज के समय शॉर्ट वेव जो है अर्थ के सरफेस पे आता है, जबकि सनसेट के समय जब सूर्य अस्त होता है तो उस समय यही शॉर्ट वेव रेडिएशन ये लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, किस रूप में, लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, या LWR लॉन्ग वेव रेडिएशन या LWR के रूप में जो है ये स्पेस में चला जाता है। इस प्रकार ये जो SWR और LWR के बीच का जो बैलेंस है, जो एक संतुलन है, यह संतुलन जो है अर्थ को या पृथ्वी की सतह को न तो ज्यादा गर्म होने देता है और न ही ज्यादा ठंडा होने देता है, बल्कि जो है वह पृथ्वी के एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान को बनाए रखता है। और यही कारण है कि इसी हीट बजट के कारण कि न तो अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडा है और न ही बहुत ज़्यादा गर्म है, इसी कारण यहाँ पे लाइफ का सर्वाइविलिटी है या अवेलेबिलिटी है। दूसरी बात, एटमॉस्फेयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है या उसका वॉल्यूम बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, तो वह जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है
वह शॉर्टवेव रेडिएशन के लिए तो ट्रांसपेरेंट होता है, या आप कह सकते हैं कि शॉर्टवेव रेडिएशन को आसानी से अर्थ के सरफेस पे आने देता है, लेकिन वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के लिए ओपेक होता है, अपारदर्शी होता है। वह जो है लॉन्ग वेव रेडिएशन को अपने लेयर से बाहर जाने नहीं देता, फिर से उसको रिटर्न कर देता है कहाँ पे, अर्थ के सरफेस पर। और अर्थ के सरफेस पर जब लॉन्ग वेव रेडिएशन रिटर्न होने लगते हैं तो इसके कारण जो है अर्थ या पृथ्वी का औसत तापमान, अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। और यही अर्थ का एवरेज टेम्परेचर या औसत तापमान का जो वृद्धि होना है, दैट इज नोन एज ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यही है कि पृथ्वी के औसत तापमान में अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होना या ग्रोथ होना या इंक्रीज होना, ठीक है। तो दैट इज नोन एज, हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ग्रीन हाउस इफेक्ट, या इसको वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस कौन सा है, तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए बच्चों रिस्पॉन्सिबल गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा और भी गैसेज हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या देखा, लॉन्ग वेव रेडिएशन, शॉर्ट वेव रेडिएशन एंड इंसुलेशन। तो इंसुलेशन और शॉर्ट वेव रेडिएशन एक जैसा, लॉन्ग वेव रेडिएशन सनसेट के समय होता है, जबकि शॉर्ट वेव रेडिएशन सनराइज के समय होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक पॉइंट मैं और बता दूं आपको, पॉइंट ये कि एक होता है हीट बजट ऑफ अर्थ, पृथ्वी का उष्मा बजट। ये जो उष्मा बजट होता है जिसमें ये देखा जाता है कि कितना इंसुलेशन रिसीव हुआ या कितना शॉर्ट वेव रेडिएशन रिसीव हुआ और कितना लॉन्ग वेव रेडिएशन जो है अर्थ के सरफेस से स्पेस में गया। तो जो ये बैलेंस बिटवीन शॉर्ट वेव रेडिएशंस एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, या जो लघु तरंग विकिरण और दीर्घ तरंग विकिरण के बीच का जो एक बैलेंस है, जो एक संतुलन है, दैट इज नोन एज हीट बजट ऑफ अर्थ। क्या है, हीट बजट ऑफ अर्थ, जिससे ये पता चलता है कि पृथ्वी न तो पूरी तरीके से गर्म हो रहा है, न तो पूरी तरीके से ठंडा हो रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द सन रे, सूर्य के किरणों को प्रभावित करने वाले कारक या सूर्य की किरणों को प्रभावित करने वाले कारक। यहां पे हम ये बात करेंगे कि जो इंसुलेशन है, जो पृथ्वी की सतह पे सूर्यातप आ रहा है, उस सूर्यातप को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। सबसे पहला पॉइंट है एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ सन रे, ठीक है, सूर्य के किरणों का आपतन कोण। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो देखिए ये आपका सन है, ठीक है, और ये आपका अर्थ, ये अर्थ है, ये सन और ये अर्थ। बच्चों हम एंगल ऑफ इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे। सूर्य का प्रकाश जो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, सूर्य का प्रकाश जो अर्थ के सरफेस पे आ रहा है, ये सन रे और अर्थ के सरफेस के बीच, सन रे एंड अर्थ के सरफेस के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल बिटवीन सन रे एंड अर्थ सरफेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हम लोग ये जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो इंसुलेशन होता है वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है और पूरे वर्ष पड़ता है, जिसके कारण इक्वेटर के या विषुवत रेखा के आसपास के क्षेत्रों में हाई इंसुलेशन रिसीव होता है।
और हाई इंसुलेशन रिसीव होता है जिसके कारण टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि जिस भी क्षेत्र में इंसुलेशन रिसीविंग का रेट हाई होगा वहां पे टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने बताया कि एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब एंगल बिटवीन सन रे एंड अर्थ सरफेस। चलिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस is inversely proportional to insulation। क्या होगा, इंसुलेशन। कहने का मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना ज्यादा होगा इंसुलेशन उतना कम होगा। या इंसुलेशन का यहां मतलब है कि इंसुलेशन रिसीव करने का अर्थ का सरफेस जो है उतना ही कम इंसुलेशन पर यूनिट एरिया में क्या करेगा, रिसीव करेगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंस कम होगा तो इसका मतलब कि इंसुलेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो मैंने इसके बीच जो है आपको रिलेशन बताया। अब मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस के कारण जो है इंसुलेशन हाई रिसीव होता है और कहां पर जो है कम होता है। अब देखिए, ये सन और ये अर्थ, ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, विषुवत रेखा, और ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल एंड 90 डिग्री साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और ये सन है। जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश वो इक्वेटर पर पूरे वर्ष क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है। इक्वेटर पर पूरे वर्ष क्या होता है, डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट क्या पड़ता है, डायरेक्ट पड़ता है। अब जब इक्वेटर पर पूरे वर्ष डायरेक्ट पड़ेगा तो इक्वेटर के रीजन में अगर आप आएंगे तो हाई इंसुलेशन होगा। क्या होगा, हाई इंसुलेशन या सूर्यातप यहाँ पे क्या होगा, हाई होगा। और जब हाई इंसुलेशन होगा तो इस रीजन में हाई टेम्परेचर भी होगा। क्या होगा, हाई टेम्परेचर। जहां पे भी सूर्य का प्रकाश क्या होगा, ज्यादा पड़ेगा, रिसीव होगा, वहां पे तापमान भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हाई इंसुलेशन होगा, हाई टेम्परेचर होगा एंड लो प्रेशर होगा। क्या होगा, लो प्रेशर होगा, निम्न दाब का क्षेत्र होगा। लो प्रेशर या निम्न दाब का क्षेत्र, क्योंकि टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच रिलेशन कैसा है, इनवर्सली। क्या है, इनवर्सली। मीन्स टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो एंड टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। ठीक है, टेम्परेचर हाई तो प्रेशर लो एंड टेम्परेचर लो तो प्रेशर हाई। ठीक है, अब देखिए, जबकि अगर पोल पे आप देखेंगे तो पोल पे जो प्रकाश पड़ता है सूर्य का वो जो है क्या होता है, तिरछा होता है। क्या होता है, तिरछा होता है, तिरछा पड़ता है। और सूर्य का प्रकाश तिरछा होगा तो इसका मतलब कि इस रीजन में इंसुलेशन क्या होगा, इंसुलेशन के रिसीविंग का, इंसुलेशन कम रिसीव होगा, लेस रिसीव होगा। और जब इंसुलेशन रिसीव होगा कम तो ऐसे संदर्भ में आप देखेंगे कि जो टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर भी कम होगा और टेम्परेचर कम होने के साथ जो प्रेशर होगा वो हाई होगा, हाई प्रेशर होगा। क्या होगा,
हाई प्रेशर होगा। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के अंतर्गत जहां पृथ्वी के विषुवत रेखीय इक्वेटर के रीजन में जहां पे हाई इंसुलेशन रिसीव होने के साथ हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर जोन होता है, वही जो है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ के रीजन में अगर आप जाएंगे तो वहां पर जो है टेम्परेचर कम होता है, इसलिए कि इंसुलेशन रिसीविंग का रेट क्या कम होता है, और इंसुलेशन रिसीविंग का रेट कम होने के कारण वहां पे जो प्रेशर होता है हाई प्रेशर होता है, उच्च दाब का क्षेत्र होता है। उसी तरीके से इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो वहां पर जो इंसुलेशन रिसीविंग का रेट है वो डिक्रीज होते रहता है, टेम्परेचर डिक्रीज होते रहता है और प्रेशर इंक्रीज रहता है। प्रेशर क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यही कारण है कि इक्वेटर पर टेम्परेचर हाई एंड पोल्स पर टेम्परेचर लो, इक्वेटर पर प्रेशर लो एंड पोल्स पर प्रेशर हाई। ठीक है, आई होप आप लोग को बातें समझ में आई होंगी। जो भी पॉइंट समझ में नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे समझ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है लेंथ ऑफ अ डे एंड सनशाइन ड्यूरेशन। देखिए लेंथ ऑफ अ डे, दिन की लंबाई और धूप की अवधि। देखिए जब दिन की लंबाई लेंथ ऑफ डे बड़ा होगा, दिन की लंबाई क्या होगी? बड़ी होगी। तो दिन की लंबाई अगर बड़ी होगी तो सूर्य का प्रकाश या इंसुलेशन भी जो है ज्यादा समय तक अर्थ के सरफेस पे आएगा, और जब इंसुलेशन या सूर्य का प्रकाश ज्यादा समय तक अर्थ के सरफेस पे आएगा, पृथ्वी की सतह पर आएगा, तो फिर टेम्परेचर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो वैसे समय जब दिन की लंबाई बड़ी होती है और धूप की अवधि सनशाइन ड्यूरेशन भी क्या होता है? लंबे समय तक होता है, तो वैसे समय इंसुलेशन जो है अर्थ का सरफेस हाई रिसीव करता है, या लंबे समय तक क्या करता है? रिसीव करता है। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ डे, ठीक है, लेंथ ऑफ अ डे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। इंसुलेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। तो दिन की लंबाई जितनी बड़ी होगी सूर्य तप भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, लेंथ ऑफ डे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। तो दिन जितना बड़ा होगा, जितना लंबा होगा, सूर्य का प्रकाश भी उतने लंबे समय तक पृथ्वी की सतह पर रिसीव होगा, जिसके कारण पृथ्वी की सतह लंबे समय तक गर्म रहेगा। ठीक है, ये तो लेंथ ऑफ डे एंड सनशाइन ड्यूरेशन के बारे में बात किया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि वो जो है सन रे को और कौन सा फैक्टर इंपैक्ट करता है या प्रभावित करता है। चलिए नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की पारगम्यता। आइए इसको समझते हैं। ये आपका सन है और ये आपका अर्थ है। क्या है? सन एंड अर्थ। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की सतह पे पड़ रहा है, इंसुलेशन क्या हो रहा है? पृथ्वी की सतह पे आ रहा है, और ये जो इंसुलेशन रिसीव हो रहा है अर्थ के सरफेस पे, तो ये एटमॉस्फेयर से होकर ही आ रहा है। एटमॉस्फेयर वायुमंडल से होकर आ रहा है। क्या है ये? एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से होकर आ रहा है। और आप सोचो कि एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स, वाटर वेपर एंड क्लाउडी।
आप सोचिए कि हमारा एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल्स का अमाउंट ज़्यादा हो, वाटर वेपर्स का अमाउंट ज़्यादा हो, क्लाउडी हो, इसका ही कैसा हो, क्लाउडी हो, तो वैसे सिचुएशन में जो इंसुलेशन है वह उस रेट में अर्थ के सरफेस पर नहीं आ पाता, और जब उस रेट में अर्थ के सरफेस पे नहीं आता तो उस समय जो है अर्थ जो है लेस इंसुलेशन रिसीव करता है, और लेस इंसुलेशन रिसीव करता है तो उसमें लेस टेम्परेचर भी होता है। तो इस प्रकार आप ये बोल सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी of the atmosphere is directly proportional to insulation। ठीक है, इंसुलेशन। तो इस प्रकार सूर्य का प्रकाश उतना ही ज्यादा अर्थ के सरफेस पे आएगा जितना ज्यादा हमारा एटमॉस्फेयर क्या होगा, क्लीन होगा। तो एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, वाटर वेपर क्लाउडी नहीं होगा, डस्ट पार्टिकल्स कम होंगे, तो जो सन रे होंगे वो कम डिप्रिसिएट होंगे और वो आसानी से अर्थ के सरफेस पे आ जाएंगे। तो ये आपके सामने एक रिलेशन बना कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ द एटमॉस्फेयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंसुलेशन। तो वायुमंडल जितना हमारा क्लीन होगा, साफ होगा, उतना आसानी से जो है इंसुलेशन अर्थ के सरफेस पर होगा। तो यह भी जो है ये सूर्य की किरणों को प्रभावित करने वाले क्या हैं, कारक हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द सन रे। एंड नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर का मतलब क्या है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया कि इक्वेटर पर जो सूर्य का प्रकाश होता है, इंसुलेशन वो डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट पढ़ने के साथ वहां पे हाई इंसुलेशन होता है, और हाई इंसुलेशन होता है टेम्परेचर भी क्या होता है, हाई होता है। तो ठीक है, तो और जैसे जैसे ये देखिए मैं ग्लोब बना के आपको दिखा दे रहा हूं। ये आपके सामने 0 डिग्री इक्वेटर, ये आपके सामने 90 डिग्री नॉर्थ, और ये आपके सामने 90 डिग्री साउथ। ठीक है, ये इक्वेटर या विषुवत रेखा। आपको पता है कि इक्वेटर पर पूरे वर्ष जो है हाई इंसुलेशन होता है। हाई इंसुलेशन इसलिए होता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश पूरे वर्ष डायरेक्ट पड़ता है, लंबवत पड़ता है। तो इक्वेटर पर हाई इंसुलेशन, और जैसे जैसे इक्वेटर से दूरी बढ़ते जाएगा, जैसे जैसे इक्वेटर से डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, इंसुलेशन क्या होगा, इंसुलेशन रिसीविंग का रेट कम होगा। रिसीविंग का रेट कम होगा तो टेम्परेचर भी क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, इक्वेटर टूवर्ड्स पोल जो इंसुलेशन रिसीविंग का रेट है डिक्रीज करता है, देन टेम्परेचर डिक्रीज करता है, देन प्रेशर हाई होता है। ठीक है, तो ये हमने आपको बताया फैक्टर अफेक्टिंग द सन रे, सूर्य को के किरणों को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं उसके बारे में। ठीक है, तो डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक इंसुलेशन के बारे में बात किया। इंसुलेशन होता क्या है, शॉर्ट वेव रेडिएशन क्या होता है, लॉन्ग वेव रेडिएशन क्या होता है, उसके अलावा सनरे को अफेक्ट करने वाले वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उन फैक्टर्स के बारे में हम लोगों ने बात किया। अल्टीमेटली हम लोगों ने ये समझ लिया कि इंसुलेशन के कारण ही पृथ्वी क्या होता है, गर्म होता है या अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। ठीक है, अब
ये हम लोगों ने समझ लिया। तो अब हम लोग बात करेंगे कि ग्लोब पर जो तापमान में विषमता है, डिफरेंस है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेज, तापमान में विषमता के कारण क्या हैं, उन कारकों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि आखिर इक्वेटर पर टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है जबकि पोल्स पर टेम्परेचर क्यों कम है। एक ही रीजन में हाई एल्टीट्यूड वाले जो ऊंचे क्षेत्र है वहां पे टेम्परेचर क्यों कम है और प्लेन एरियाज में टेम्परेचर क्यों ज़्यादा है, और लैंड एंड सी रीजन में अलग अलग टेम्परेचर क्यों है। इन सारे मुद्दों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं तापमान में विषमता के कारण में। तो तापमान में विषमता के कारण में सबसे पहला पॉइंट अगर आप आएंगे तो हम लोग बात करेंगे कि पहला कारण क्या है, लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन है द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन्स एंड इट्स अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स। अक्षांशीय वितरण में उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में सूर्यातप की मात्रा सर्वाधिक होती है तथा ध्रुवों की ओर क्रमशः इसकी मात्रा कम होती जाती है। चलिए आइए देखते हैं। ये ग्लोब है, ग्लोब पर ये 0 डिग्री, ये पोल्स है 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ। तो 0 डिग्री इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर इंसुलेशन जो है लेस होता है, कम होता है, और कम होने के कारण टेम्परेचर जो है क्या होता है, कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये पॉइंट आप समझ लीजिए। लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन इज हाईएस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन मीन्स की नियर इक्वेटर एंड इट्स अमाउंट ग्रेजुअली डिक्रीजेस टूवर्ड्स द पोल्स। तो लैटिट्यूडनल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आप आएंगे तो विषुवत रेखा से या इक्वेटर से पोल्स की ओर जाने पर जो टेम्परेचर होता है वो ग्रेजुअली डिक्रीज करता है। क्या करता है, ग्रेजुअली डिक्रीज करता है या घटता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। दूसरा पॉइंट है एल्टीट्यूड। दूसरा पॉइंट क्या है, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। एल्टीट्यूड या ऊंचाई के बारे में आएंगे। तो एल्टीट्यूड या ऊंचाई के बारे में अगर आप आएंगे तो टेम्परेचर डिक्रीजेज विथ इंक्रीजेज इन एल्टीट्यूड। तो जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है या बढ़ती है, एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है, तो वो टेम्परेचर क्या करता है, घटता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। आइए देखते हैं। अब जैसे ये माउंटेनियस रीजन है, पर्वतीय क्षेत्र का हाईएस्ट पीक है, और ये प्लेन रीजन है। ये क्या है, मैदानी क्षेत्र है। ये क्या है, प्लेन रीजन या मैदानी क्षेत्र। और ये एल्टीट्यूड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो मैदानी क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो यहाँ पर टेम्परेचर आपको क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। और जैसे जैसे एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ेगा, जैसे जैसे एल्टीट्यूड या ऊंचाई बढ़ेगा, टेम्परेचर क्या होता है, कम होते जाता है। और हम लोगों ने ये भी बात किया है कि ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर जिसमें ऑल वेदर एक्टिविटीज जो है शामिल होता है, उस ट्रोपोस्फेयर में एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करता है। और ये टेम्परेचर डिक्रीज करने का जो रेट होता है 165 मीटर की हाइट पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1000 मीटर की हाइट पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस डिक्रीज ऑफ रेट ऑफ टेम्परेचर प्रोसीजर इज ऑल्सो नोन एज नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ह्रास दर बोलते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार एल्टीट्यूड भी जो है क्या करता है, टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है, कंट्रोल करता है। हाई एल्टीट्यूड रीजन में जो है टेम्परेचर कम होता है, जबकि
प्लेन एरियाज में या जहाँ पे एल्टीट्यूड लगभग कम होता है वहाँ पर जो है टेम्परेचर हाई होता है। नेक्स्ट चलते हैं, इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर, इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। चलिए आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर में। इफेक्ट एंड लैंड वाटर में अगर आप आएंगे, ये सन है और ये आपका लैंड है, स्थल, और ये आपका वाटर एरियाज। क्या है ये वाटर एरियाज है, ये वाटर एरियाज है और ये लैंड है, ये लैंड और ये सी, ये लैंड और ये सी। अब देखिए ये जो इंसुलेशन है सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य का प्रकाश जो है ये लैंड पे भी पड़ रहा है, कहाँ पे, ये लैंड पे भी पड़ रहा है, और ये सूर्य का प्रकाश जो है सी पे भी पड़ रहा है, वाटर बॉडीज पे भी पड़ रहा है। लेकिन अगर आप वाटर बॉडीज पे देखेंगे तो जो सूर्य का प्रकाश है, इंसुलेशन जो है वो सी एरियाज में या वाटर बॉडीज में उसके निचले लेवल तक चला जाता है, लोअर लेवल तक। या आप बोल सकते हैं कि सन रे के लिए, सूर्य प्रकाश के लिए जो वाटर बॉडीज होता है वह जो है ट्रांसपेरेंट होता है, और वह सन रे सूर्य की गहराई तक तो पहुंच जाता है, जिससे इसको अधिक एरिया को गर्म करना पड़ता है, और अधिक एरिया को गर्म करने में समय लगता है। जबकि इसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे कि जो लैंड होता है वो लैंड को क्रॉस करके ज्यादा निचले परतों तक जो है सूर्य का प्रकाश या इंसुलेशन नहीं जा पाता, जिसके कारण लैंड के कम एरिया को सूर्य के प्रकाश को गर्म करना पड़ता है। इसलिए आप देखेंगे कि लैंड जो है दिन के समय कंपैरेटिवली सी की तुलना में तेजी से गर्म होता है, और रात के समय तेजी से क्या होता है, ठंडा होता है। जबकि लैंड जो है, जबकि सी जो है वह धीरे धीरे गर्म होता है और धीरे धीरे क्या होता है, ठंडा होता है। तो इस प्रकार जहां लैंड का टेम्परेचर डिफरेंस जो है, तापांतर क्या होता है, सबसे कम होता है, वहीं जो है अगर आप देखेंगे सी का तापांतर क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे कि जहां जो है समुद्र या वाटर का तापांतर क्या होता है, सबसे कम होता है, वाटर का तापांतर क्या होता है, सबसे कम होता है, जबकि लैंड का तापांतर जो है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और वो लेट गर्म होता है, लेट ठंडा होता है, इसलिए उसका टेम्परेचर डिफरेंस या तापांतर जो है सबसे कम होता है, जबकि लैंड का तापांतर सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार जहां दिन के समय, डे में टेम्परेचर लैंड का क्या होगा, ज्यादा होगा, जबकि वाटर बॉडीज का टेम्परेचर कम होगा, जबकि रात के समय लैंड का टेम्परेचर कम होगा एंड वाटर बॉडीज का टेम्परेचर जो है ज्यादा होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ लैंड एंड वाटर। वाटर हीट्स अप लेट एंड कूल्स डाउन लेट, therefore the temperature difference of water decreases, whereas the place heat up quickly and cools down quickly. For this reason the temperature difference is greater on land masses than on oceans. स्थल एवं जल का प्रभाव, जल देर से गर्म एवं देर से ठंडा होता है, अतः जल का तापांतर सबसे कम होता है, जबकि स्थल जल्दी गर्म एवं जल्दी ठंडा होता है। इस कारण महासागरों की अपेक्षा स्थल खंडों पर तापांतर जो है क्या होता है, अधिक होता है। तो टेम्परेचर डिफरेंस लैंड का जो है अधिक होता है, जबकि वाटर बॉडीज का या सी का जो है टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है, कम होता है। ठीक है, ये जो है लैंड एंड वाटर का बिहेवियर भी टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट चलते हैं, ओशियन करंट।
ओशियन करंट या समुद्री जलधारा, हॉट वाटर करंट इंक्रीज द टेम्परेचर एंड कोस्टल एरियाज वाइल कोल्ड वाटर करेंट्स डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कोस्टल एरियाज। तो देखिए, जब तटीय क्षेत्रों में अगर आप देखेंगे तो अगर जो है कोल्ड करंट चल रहा है, कोल्ड ओशियन करंट, तो उस तटीय क्षेत्रों का टेम्परेचर कम कर देगा, घटा देगा। और अगर वार्म ओशियन करंट चल रहा है तो वार्म ओशियन करंट जो है उस कोस्टल रीजन के टेम्परेचर को जो है क्या करता है, बढ़ा देता है। तो जहाँ पे गर्म जलधारा तापमान को बढ़ाता है, वहीं ठंडी जलधारा जो है वह तापमान को घटा देती है। ठीक है, तो ओशियन करंट भी जो है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करती है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रीवेलिंग विंड्स। कोल्ड जोनल विंड्स कॉजेज द टेम्परेचर टू फॉल व्हाइल वार्म जोनल विंड इंक्रीज द टेम्परेचर। प्रचलित वायु ठंडी क्षेत्रीय पवन तापमान में गिरावट लाती हैं, जबकि गर्म क्षेत्रीय पवन तापमान में वृद्धि करती है। तो इस प्रकार देखिए, वही बात है जैसे हमने ओशियन करंट के बारे में बताया कि जो गर्म ओशियन करंट होगा या वार्म ओशियन करंट, वो जो है टेम्परेचर को बढ़ा देगा और कोल्ड ओशियन करंट टेम्परेचर को घटा देगा। उसी तरीके से ठंडी हवाएं होंगी तो तापमान को क्या कर देंगी, घटा देंगी, और अगर गर्म हवाएं होंगी तो तापमान को जो है बढ़ा देंगी, तो ये तो बच्चों हम लोगों ने टेम्परेचर को अफेक्ट करने वाले कारण के बारे में हम लोगों ने देखा। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इंसुलेशन देखा, इंसुलेशन क्या होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के बारे में बात किया, लॉन्ग वेव रेडिएशन के बारे में हम लोगों ने जाना। उसके अलावा हम लोगों ने ये भी देखा कि इंसुलेशन को अफेक्ट करने वाले वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उसको डिस्कस किया। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो हम लोगों ने ये भी बात किया कि ग्लोब पर टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, क्यों जो है टेम्परेचर इक्वेटर पर ज़्यादा है, क्यों पोल्स पर कम है, क्यों हाई एल्टीट्यूड पर टेम्परेचर कम है, क्यों प्लेन एरियाज में टेम्परेचर ज़्यादा है, क्यों दिन के समय लैंड का टेम्परेचर हाई होता है और रात के समय सी का टेम्परेचर जो है हाई होता है, कैसे ओशियन करंट जो है किसी रीजन के टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं, कैसे घटा देती हैं, कैसे हवाएं जो है टेम्परेचर को घटाती हैं या बढ़ाती हैं, ये सारे पॉइंट हम लोगों ने देखा। आज के वीडियो में हम लोग एटमॉस्फेयर के बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे जो है हमारा जो अर्थ है वो गर्म होता है, ठंडा होता है, और ऐसे इस टॉपिक को समझ जाएंगे कि तो आगे का हीट बजट समझ में आ जाएगा आपको। और जब हीट बजट आप समझ जाएंगे, टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन समझ जाएंगे, तो एयर प्रेशर का जब टॉपिक हम लोग करेंगे तो वो भी आप आसानी से समझ पाएंगे। तो हर क्लास एक दूसरे से कोरिलेट होगा, ठीक है। तो पिछला जो क्लास होगा वो आगे वाले क्लास को समझने के लिए पिछले क्लास का वीडियो देखना बहुत ही क्या है, जरूरी है। तो बच्चों आज के क्लास में हम लोग यहीं तक बात करेंगे, ठीक है। आपको आई होप ये सारे टॉपिक आपको समझ में आएंगे। किसी भी प्रकार का टॉपिक में अगर आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। उसके अलावा अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या डिफेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और डिफेंस में जाने के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो आप आज ही जो है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करें और प्ले स्टोर पे जाके त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप भी डाउनलोड करें। इस ऐप पर वो सारे इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे जो आपके डिफेंस में जाने के सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। थैंक यू एंड जय हिंद।